So guys, ये तो थी हमारी डार्बी De Madonnina. Let's move forward to North London Derby. So guys, yes, we are in North London Derby, one of the most famous derby of England. तो guys 1882 में एक क्रिकेट क्लब ने लंदन हॉटस्पर्स उस टाइम कह सकते हैं इसे फॉर्म किया। क्यों? सेम रीज़न, क्योंकि विंटर्स में क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, इसलिए इन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया और धीरे धीरे वही कहानी है, फुटबॉल फेमस होता गया। 1884 में लंदन हॉटस्पर्स से इनका नाम टॉटनहम हॉटस्पर्स रख दिया गया। और 1886 में वुलिस आर्सेनल वाज फॉर्म। यस गाइस, उसका पहला नाम वुलिस आर्सेनल था। और गाइस वी वर अ गुड। गया और 1887 में वी मेट आर्सेनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वी वर लीडिंग 2-1 और इतने में ही अरे यार लाइट ही चली गई यार, किस्मत खराब हो तो ऐसी। और ये स्पर्स वाले इतना उछल क्यों रहे? ये लोग तो उस टाइम लीग में रजिस्टर्ड भी नहीं थे। ये तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। 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 फिर भी we won the FA Cup in 1901. We are the only non-league club to win that thing. और 1909 में पहला कॉम्पिटिटिव मैच हुआ जिसमें आर्सेनल जीती। ये 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 और 1910 में ये लोग बैंकरप्ट हो गए थे। ये नहीं बताया क्या? ये बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट मत हो। हाँ गाइस, हम बैंकरप्ट हो गए थे। हाँ, हम रेलीगेट भी हो गए थे, बट उसके बाद एक हेनरी नॉरिस लोकल बिजनेसमैन ने हमको खरीदा। हम मैनेज नहीं हुए थे। बात करता है गाइस, जैसे ही इस बिजनेसमैन ने आर्सेनल को खरीदा, यहीं से इस राइवलरी ने बूस्ट पकड़ा। कैसे? क्योंकि आर्सेनल को उसके ओनर ने वुलिस से नॉर्थ लंदन में शिफ्ट कर दिया था। और नॉर्थ लंदन किसका था? हमारा था नॉर्थ लंदन। नॉर्थ लंदन हमारा था। वी वर द ओनली टीम ऑफ नॉर्थ लंदन। ये साले इंट्रूडर थे। ये इंट्रूडर थे गाइस। चलो ठीक है, वो हमारे नॉर्थ लंदन में भी आ गए, बट यू नो व्हाट, 1913 में क्या हुआ? दे वर इन सेकंड डिवीजन, हम फर्स्ट डिवीजन में थे। माना हम लास्ट थे, पर हम रेलीगेट नहीं हो रहे थे। दे वर इन सेकंड। क्या हुआ फिर? सेटिंग वेटिंग करवा के हम ऊपर आ गए, उनको कर दिया रेलीगेट। क्या बड़ी बात हो? जान पहचान थी हमारी, कर ली। हम छठे पे थे, सेटिंग वेटिंग मारी, बोला भैया हमको ऊपर करो, इनको नीचे करो, कर दिया। क्या बात, ऊपर नीचे का खेल खत्म एक बार में। अरे बड़ा कांडू। और ससुरा में एक साल बाद वापस आ गए। कौन है बे? साला इन लोगों से ऐसे ही बात करना पड़ता है। हम लोग वापस आ गए फर्स्ट डिवीजन में, लल्लन टॉप तरीके से, पता है। तो भाई ये तो थी यहाँ तक की स्टोरी। फिर आया वर्ल्ड वॉर। ओह माय गॉड। और उस वर्ल्ड वॉर में हमसे हमारा स्टेडियम छीन लिया गया। रुको 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 रुको, आपको खुशी की बात तो बताऊं। पता है फिर हमने स्टेडियम किससे शेयर किया? White Hart Lane. Yeah, yes guys, Tottenham.
स्टेडियम शेयर करा, स्टेडियम शेयर कर। एक और गुड न्यूज़। May 3rd 1971 में हमने जो लीग टाइटल जीता था वो इनको ही हरा के जीता था। और कहाँ? व्हाइट हार्ट लेन में। एक और खुशखबरी और इन्होंने हमें लास्ट 1999 में हराया था। 2001 में भी नहीं हरा पाए, 2002 में भी नहीं हरा पाए, 2003 में भी नहीं हरा पाए। गाइस कैन यू बिलीव 8 साल तक हरा ही नहीं पाए क्या? 8 साल नहीं हरा पाए, कैन यू बिलीव? बेइज्जती है, माना बेइज्जती है, पर लीग कप फाइनल 2008 में we did it. तो क्या हो गया यार? 2008 में हराया तो सही। एक मिनट गाइस, इससे एक सवाल करना है बस। 1961 के बाद से तूने कितनी और कौन सी टाइटल जीती? शो ओवर पार्टी। राइवलरी है तो हम इसे थोड़ा सीरियसली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये राइवलरी थोड़ी पॉलिटिकल है और थोड़ी ज़्यादा ही इंटेंस। सो इट्स एल क्लासिको। यस गाइस, इट्स एल क्लासिको, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल मैच ऑन द प्लैनेट जो इसके लिए कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड हेट ईच अदर। बार्सिलोना अपने आप को स्पेन का पार्ट नहीं मानता था, वो अपने आप को एक अलग कम्युनिटी का पार्ट मानता था और उस कम्युनिटी का नाम था कैटलोनिया। यस गाइस, कैटलोनिया ये एक ऐसी अनोनिमस कम्युनिटी है स्पेन में जो अपने आप को स्पेन की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काउंट नहीं करता है, और ये लड़ाई बहुत पहले से चलती आ रही है। तो ये तो एक रीज़न था कि बार्सिलोना रियाल से नफरत करता है, क्योंकि रियाल जो है स्पेन की बिल्कुल ज्योग्राफिकल बाउंड्री में सेंटर में आती है और कैपिटल और है। तो गाइस बात करते हैं इनके फाउंडेशन रूट्स की। तो बात करते हैं बार्सिलोना कैसे बना। तो गाइस इसको एक इंडिविजुअल ने बनाया जिनका नाम था जॉन कैम्पर, और उन्होंने इसको इतने सिंपल वे में बनाया, लाइक उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, जिसको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो मुझे कांटेक्ट करे 9 to 11 फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट। और गाइस नवंबर 29, 1899 में टोटल 11 जनों ने मिलकर इस टीम को बनाया, जिसके प्रेसिडेंट चुने गए प्रेसिडेंट वॉल्टर वाइल्ड। गाइस अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो आप सबको पता होगा कि इंग्लैंड का हर जगह स्पोर्ट फैलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ऐसे में ही एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सोचा कि एक क्लब बनाया जाए। तो ऐसे में कई सारे क्लब बने थे उस टाइम पे। फॉर एन एग्जांपल रियल सोसिएडाड, आपने इस टीम को ला लीगा में भी देखा होगा, और उस टाइम रियल मैड्रिड को मैड्रिड कहा जाता था। मार्च 6, 1902 में जूलियन पलासियोस नाम के एक आदमी ने रियल मैड्रिड को फॉर्म किया, जिसको सिर्फ मैड्रिड कहा जाता था, और पहले प्रेसिडेंट मैड्रिड के थे जुआन पाद्रोस, जब रियल मैड्रिड एक फुल फॉर्म कंपनी एंड क्लब बन चुका था। और गाइस आपको पता है पहला मैच रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का कब हुआ? इट वाज May 13, 1902, और वो मैच था कोपा डेला, और उसमें बार्सिलोना वन द मैच एंड बीट द रियल मैड्रिड बाय 3-1। और गाइस 1917 से 1928 के बीच में रियल और बार्सिलोना के मीटिंग में रियल एक मैच भी नहीं जीत पाई बार्सिलोना से। इट इज़ ट्रू, बट फिर एक टाइम में आया जब रियल ने बार्सा को डोमिनेट करा 1931 से लेके 1935 तक। तो रियल ने इतने से टाइम पीरियड में बार्सा को कभी नहीं जीतने दिया। मतलब दोनों का आपस में आप राइवलरी देख सकते हैं, टक्कर में चलती रही। और फिर सबसे अनयूजुअल चीज़ हुई पूरे स्पेन के हिस्ट्री में, द स्पेनिश सिविल वॉर। यस गाइस, इट्स स्पेनिश सिविल वॉर, और ये 1936 से 1939 के बीच में हुई थी। और इस सिविल वॉर को माना गया था रिपब्लिकन वर्सेस नेशनलिस्ट, क्योंकि नेशनलिस्ट का मेन टारगेट थे बार्सिलोना
and Barcelona is a land of Republicans. यस गाइस, रिपब्लिकन वर्सेस नेशनलिस्ट। और इसमें जो मेन स्पेन पे राज करना चाहता था, जो पर्सनालिटी थी, जो डिक्टेटर बनना चाहता था, वो था फ्रांसिस्को फ्रैंको। और इनका मेन टारगेट सच में बार्सिलोना था। पर स्टार्टिंग में तो मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों ने मिलके फ्रैंको के ट्रूप से लड़ाई करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली 1939 ये स्पेन के डिक्टेटर बन गए और फिर इन्होंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। क्या कर सकते हैं। यस गाइस, फ्रांसिस्को फ्रैंको ने डिक्टेटर बनते ही रियाल को एक तरीके से ओन ही कर लिया और उसको अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए अच्छे से यूज़ किया। और इस टाइम पीरियड में बहुत से सवाल उठे रियाल पे ये तक क्लेम किया गया कि जस्ट बिकॉज ये फ्रैंको की फेवरेट टीम है और इन्हें बहुत फेवर मिल रहे हैं इसलिए ट्रॉफीज जीतते जा रहे हैं। और अब आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन किसने उठाए होंगे। ऑब्वियसली बार्सिलोना, बिकॉज इट्स अ लैंड ऑफ रिपब्लिकन्स। तो वो कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते थे, इतने में उन्होंने खूब ऑब्जेक्शन उठाए और ऐसे में रियाल और मैड्रिड की राइवलरी और बढ़ गई। और गाइस, फ्रांसिस्को फ्रैंको ने अपने पावर और डिक्टेटरशिप का गलत फायदा उठाते हुए बार्सिलोना से रियल मैड्रिड में एक ऐसा ट्रांसफर करा जिसकी वजह से ये राइवलरी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। और उस प्लेयर का नाम था अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, एक बहुत ही बड़े बार्सा प्लेयर जिसका रियाल में जाने से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि जैसा कि मिलन ने बताया, राइवलरी नेक्स्ट लेवल, हेट नेक्स्ट लेवल। यस गाइस, ये तो था पॉलिटिकल इश्यूज जिसकी वजह से ये राइवलरी पीक पे पहुंच गई थी। बट जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे ये चीज़ें फेड आउट होती चली गई और धीरे धीरे ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज फेड होने लग गए और ये सारी राइवलरी, ये सारी नफरत फुटबॉल पे आ गई। दैट इज़ वाई वी लव फुटबॉल। यस गाइस, लोग पहले पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर एक दूसरे को क्लेम करते थे बार्सा और रियल मैड्रिड में, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये चीज़ें फुटबॉल को लेकर डिस्कस होने लग गई। जैसे कि डिस्कस होने लगा पेप गार्डियोला एरा, द अनबीटेबल बार्सा टीम जिससे सब डरते थे। और उसके बाद क्या डिस्कस होने लगा? रोनाल्डो वर्सेस मेसी, द ग्रेटेस्ट राइवलरी एवर ऑफ इंडिविजुअल फुटबॉलर। और उसके बाद ये राइवलरी डाइवर्ट हुई बेस्ट ट्रायो में जिसमें थे नेमार, मेसी और सुआरेज। और रियाल के पास था बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो। और गाइस, रही बात स्टैट्स की तो